हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 को फिनिश करने वाले हैं। यानी ये लास्ट टॉपिक बच गया था हम लोगों का कि ये सर एएमयू क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट। आज मेन तो मोल कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को। बहुत ही डिफिकल्ट नॉर्मली बच्चों को लगता है, लेकिन जानते हैं वो बिल्कुल हल्का चीज़ है। मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल हल्का चीज़ है, आपके लेवल के लिए बोला जाए या हाई लेवल के लिए। तो आज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे कि सर परमाणु इकाई द्रव्यमान क्या होता है, किसको सर एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो इससे पहले आप यदि नाइन्थ का क्लास हमसे नहीं पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पहले सारे वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बात है बहुत पहले की, लगभग 1950-53 सब का बात है या 60 सब का लगभग अप्रॉक्स। तो उसमें हुआ क्या था कि हम लोगों ने दुनिया में हर चीज़ मापना सीख लिया था, लेकिन धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों को कुछ नया चीज़ मिलते जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीज़ मिलना शुरू हो गया था। तो वैज्ञानिकों में एक विचित्र सा हलचल होना शुरू हो गया था। वो हलचल क्या था, इन चीज़ों को नापा कैसे जाए, क्योंकि आज तक इतना छोटा चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझते हो कितना छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम सोच भी नहीं हो सकते हैं। इतना कम वेट होता है कि उसको हम फील भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या मतलब छोड़ ही दो, वो इतना कम होता है। तो फिर कैसे वैज्ञानिकों ने आज नाप के बताया कि भैया सोडियम है तो वो 23 ग्राम का होगा, सोडियम के एक परमाणु का। तो ये सर कैसे नापा जाता है, इसको सर बताइए। तो यही नापने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने शुरू में ऑक्सीजन को एक तराजू माना। ठीक है, ऑक्सीजन को एक तराजू माना कि चलो आज के बाद जितना भी चीज़ मापा जाएगा ना, ऑक्सीजन के वेट के उसके कुछ भाग से तुलना किया जाएगा। जैसे देखिए, मेरे हाथ का बोलेगा कि दुनिया में ना आपका शरीर बनाते हैं एक तराजू, मतलब एक यूनिट बनाते, एक बटखारा बनाते हैं आपका हाथ। कैसे बोले, आपके शरीर का लगभग 1/4 हिस्सा आपका हाथ होगा। नहीं, इतना तो नहीं होगा, मतलब जितना भी हो आपके शरीर का 1/12वां हिस्सा आपका हाथ का वजन होगा। तो आज के बाद हम जिस भी चीज़ को नापेंगे ना, जैसे देखो मेरा वजन मानो 3 किलो है, जैसे कोई बकरी है तो क्या बोलोगे, इनका वजन गौतम सर के वजन से 1/2 किलो है। या कोई गाय होगा हमसे ही भारी होगी तो बोलोगे इनका वजन गौतम सर के दुगुना है। तो हमको जैसे आपने यूनिट बना दिया नापने के लिए, उसी तरह वैज्ञानिक लोगों ने ऑक्सीजन को यूनिट बनाया था कि ऑक्सीजन के ना 1/16वें हिस्से से या 1/14वें हिस्से से हम ना चीज़ों को मापेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होने लगा। प्रॉब्लम क्या होने लगा, कुछ चीज़ों मतलब ज़्यादातर चीज़ तो हमारा नॉर्मल निकल रहा था, जैसे 23 आ रहा था, 24 आ रहा था, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में दशमलव आना शुरू हो गया। मतलब 1.347, 2.59, 4.74। इससे वैज्ञानिकों को कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगा। तो फाइनली वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, कार्बन को पकड़ा। कार्बन का देखिए, अब समस्थानिक संभारिक हम लोग बाद में चलेंगे, आप लोग अभी मुख्य रूप से इसको समझने की कोशिश करिएगा, वो अगले चैप्टर में उस पर डिटेल में बताएंगे। कार्बन जो होता है ना, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान 12 भी होता है, 14 भी होता है और 13 भी होता है। लेकिन वो हम लोग उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो कार्बन का जो 12 नंबर वाला, मतलब 12 द्रव्यमान वाला कार्बन होता है, इसके ना 12वें हिस्सा को माना एक यूनिट। ध्यान से सुनिएगा। अब जब भी चीज को नापा जाएगा तो बोलेंगे कार्बन के 12वें हिस्से का इतना गुना है, कार्बन के 13वें मतलब 12वें हिस्से का इतना भागा है, इतना गुना है। मतलब समझ गए ना, इसको अब बनाया गया तराजू, मतलब बोला जाए ना एक बटखारा बनाया गया, यूनिट बनाया गया कि आज के बाद जिस भी चीज़ को, जैसे लंबाई को हमेशा मीटरे में नापेंगे ना, उसी तरह से आज के बाद जितना भी एटम नापा जाएगा वो कार्बन के 12वें हिस्से से ही तुलना करके नापा जाएगा। तो कार्बन के ये जो परमाणु द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं एएमयू कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। चीज़ को समझे आप। जैसे आपको देखिए, बोले सर इसका क्या जरूरी पड़ा, जरूरी इसका इसलिए पड़ा कि चीज़ों का वजन इतना कम हुआ करता है। जैसे हाइड्रोजन का मैं बात बताता हूँ, एक हाइड्रोजन का वजन आप नापिएगा ना, कितना आएगा पता है आपको, 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब सोचिए कि एक यदि नापना शुरू करिएगा ना, 1.6 ही रहने दीजिए फिलहाल के लिए, गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इतना कम हुआ ना, ये सोच भी नहीं सकते हैं आप, इतना कम हुआ। तो इसको नापने के लिए तो कोई प्रॉपर व्यवस्था ना होना चाहिए। उसी व्यवस्था के लिए आया हमारे पास कार्बन का 12वां हिस्सा। यानी आज के बाद हम जब भी चीज़ों को नापेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ कार्बन के 12वें हिस्से का इतना गुना है। ठीक है ना।
तो कार्बन का जो 12वां हिस्सा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। चीज समझ गए। अगला है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान यानी रिलेटिव मास यूनिट। अब आप भी समझते हैं सापेक्ष यानी किसी के तुलना में। तो अब जिस भी चीज का द्रव्यमान नापेंगे ना वो कार्बन के 12वें हिस्से के तुलना में नापेंगे, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। जैसा कि मैंने लिखा है किसी तत्व का कार्बन C12 के 1/12 यानी 12वें हिस्से के गुणात्मक मान को, यानी किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसको कार्बन के 1/12 भाग से गुना करने पे जो आएगा। यानी बोला जाए कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होगा तत्व में, एक तत्व का जो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा वो कितना भाग होगा किसका, कार्बन के 1/12वें हिस्से का। जैसा मैं बात कर लेता हूं कि अच्छा 1 mu जो होता है वो होता कितना, यहाँ पे बोलिए सर आधा लिखे तो और भी लगा दीजिए। 1 mu होता कितना है, तो याद रखिएगा 1 mu का जो वैल्यू होता है ना वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। माइनस में 24 ग्राम है, इसका मतलब इसमें ना 10 को नीचे ला के 24 शून्य बैठा दे, उतना से भाग देना पड़ेगा। या फिर कहीं कहीं केजी में लिखा होता है, ये इसी को 1.66 गुना 10⁻⁻24 तो था ही, केजी जाएगा यानी 3 शून्य बढ़ जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा, 27 केजी। आपसे कोई पूछा जाएगा 1 mu का वैल्यू कितना होता है तो आपको इतना बताना है। ठीक है। अब जैसे कि आप बोलते हैं कि आपसे पूछा जाता है बताओ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो आप बोलते हो 16। इसका मतलब जानते हो कि 16 आप क्या बता रहे हो, 16 mu जो बता रहे हैं 16 u बता रहे हो, वो क्या है, वो 16, वो जो 16 है वो है कार्बन के 1/12वें हिस्से का 16 गुना है। यही हुआ इस चीज का मतलब। जैसे आप बोलते हो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है तो बोलते हो 23 हुआ, तो 23 पता है कैसे हुआ, यानी कार्बन का जो 1/12वां भाग था उससे जब गुना करा के देखा गया तो वो कट कुट के 23 आ रहा था, इसीलिए बोलते हैं सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। समझ रहे हैं, ज़्यादातर हमारा फ्रैक्शन में नहीं आया है इसीलिए कार्बन के 12वें हिस्से को ही लिया गया है। ठीक है, ये था अपना एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग जगह जगह पे करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा लें, यहाँ पे अभी जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारा अगला ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये नया चीज कुछ भी नहीं है। यदि हम क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान को ही ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग ग्राम परमाणु के भी नाम से जानते हैं। जैसे कोई कहेगा अच्छा बताओ तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 U होता है या 16 AMU होता है। अच्छा ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो आप बताओगे 16 ग्राम होगा। बस यदि इसी में ग्राम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यू में लिखिए कि यू मतलब वही एटॉमिक मास यूनिट को ही यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। ये हमारा ये जो आयुपैक होता है वही निर्धारण करता है इन सब चीज़ों का। तो अब आपको बोलेगा अच्छा ये तो आपने बता दिया, अब ये बताओ इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यहाँ है, यदि आपको कह देगा कोई कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का अणु है और 32 ग्राम ऑक्सीजन का ग्राम द्रव्यमान है, तो बताओ क्या वो परमाणु उसमें हुआ होगा। अब देख के ही लग रहा है 16 में 1 था, है ना, 1 ऑक्सीजन का, 16 है तो 32 यानी 2 का हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको परमाणु का संख्या पूछा जाए, परमाणु संख्या हम कैसे निकालेंगे, हमारा क्या वो परमाणु है उसमें परमाणु ग्राम संख्या लिखते हैं यहाँ पे, है ना, परमाणु ग्राम संख्या पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, ग्राम संख्या यदि पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि बोलेंगे हमारा दिया हुआ मतलब ग्राम द्रव्यमान कितना है ना, ग्राम द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे परमाणु ग्राम द्रव्यमान लिख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान कितना है और हमारा ये जो नॉर्मली परमाणु का द्रव्यमान कितना है, परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है ना, जैसे कि हमको क्या कह रहा है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है 32 है बटे, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, तो 16 दूनी 32 आ गया, यानी हमारा परमाणु ग्राम का संख्या कितना है 2 है। एक यदि 1 है ऑक्सीजन तो उसमें 16 U होगा, 2 है तो 32 होगा, 3 होगा तो 48 होगा। समझ गए। इसी तरह से क्या देगा 46 ग्राम, ध्यान से देखिएगा 46 ग्राम में सोडियम का परमाणु कितना होगा, तो बोलेंगे अच्छा 46 ग्राम है, सोडियम का हमको कितना पता है 23 पता है, चुपचाप क्या करेंगे 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 दूनी 46, यानी 46 ग्राम में क्या गो परमाणु होगा सोडियम का 2 गो होगा। ये चीज़ समझे, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप बोलिए सर परमाणु द्रव्यमान कर रहे हैं, कैसे हम लोग जानेंगे। चलिए इसको निकालते हैं, हम बोल देंगे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना होगा, है ना, आणविक द्रव्यमान कितना होगा। क्या करोगे तब तुम, हैं क्या करोगे तुम, आखिर पूछ देंगे जब हम। तो इसको मिटाते हैं और वो चीज़ आप लोगों को समझाते हैं।
चलिए, जैसे हमारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान था, उसी तरह सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। आणविक यानी समझ रहे हैं, अणु आएगा, अणु यानी पदार्थ आएगा। तो ये भी सेम वही वाला हो जाएगा कि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान पूछेगा ना, तो पदार्थ का एक अणु पकड़ेंगे, उसका द्रव्यमान देख लेंगे, उसका किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, कार्बन के C12 के 1/12वें हिस्से का। बस सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। अब आता है मेन हम लोगों का मुद्दा, आता है आणविक द्रव्यमान पे। आणविक द्रव्यमान क्या है सर, इसको कैसे समझेंगे? आणविक द्रव्यमान मतलब होता है, जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या था कि जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का 16 है। यू लिख दीजिए सब में ना, यू लिख देते हैं, 16 यू है। AMU लिखिए या यू लिखिए, है ना। तो ऑक्सीजन का कितना है, 16 यू है। तो ये समझ गए ना, ये कैसे है, ये बता रहा है कि कार्बन के C12वें का 16वां हिस्सा है ये, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक यानी अणु का द्रव्यमान। आपको बोला जाएगा बताओ भैया, पहला नंबर यहीं से शुरू करते हैं, H2O के एक अणु का कितना होगा आणविक द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ध्यान से देखिएगा इस चीज को। बोल रहा है H2O का, सबसे पहले हमको पकड़ना है मुद्दा किसका, H2O का। तो H2O को देखते हैं, H2O में हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है। तो देखिए, चूंकि संख्या 2 है तो 2 गुना 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 2। ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुना ऑक्सीजन का 16 होता है, बच जाएगा 1 गुना 16 हमारा 16 ही रह जाएगा। यानी दोनों को जोड़ दीजिए, H2O पूछ रहा है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यानी H2O का जो आणविक द्रव्यमान हो गया 16 2 18 U हो गया, समझे। यहाँ पे U भी लिख दिया करिए, एक यूनिट है तो लिख देते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, 2 नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा। अब लिखते हैं, कैल्शियम का यहाँ पे लिखना छूट गया, देखिए कैल्शियम का होता है यहाँ पे, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसको मिटा देते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, द्रव्यमान संख्या लगभग 40 होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं। अब ये बोले सर ये परफेक्ट लिखे हैं क्या, परफेक्ट नहीं, लगभग मान है, ठीक है ना। अभी हम लोग 9th में इतना ही में काम चल जाता है। कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का हमारा 1 पीस है, कार्बन का हमारा 1 पीस है, ऑक्सीजन का कितना है, 3 पीस है। ये तो हमने पहले ढूंढ लिया परमाणु कितना है, अब परमाणुकता तो आपको निकालना सिखा ही दिए हैं। आप देखिए 1 पीस है तो कैल्शियम का होता है 40, तो 1 गुना 40 बराबर 40 हो गया। उसी तरह से कार्बन के एक अणु में कितना होगा, तो 1 गुना 12 कर देंगे, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखिए, कार्बन 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 भी छूट गया, कार्बन का लो लिख देते 12, भी पहले भी आया था कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का 12 होता है, यानी 1 गुना 12 बराबर 12 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का 3 है तो 3 गुना 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब जोड़िए 8 2 10 के सुनना, बाकी बचल 1 9 1 10, यानी 100 U हमारा क्या हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, समझ गए। इसी तरह से आपको बोले सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालिए, तो वो आप लोग आपको निकाल के हमको बताइए। तीसरा नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निकालिए। H2 है, सल्फर 1 है, सल्फर का यहाँ पे लिखिए, शायद देखिए, हाँ लिख दिया 32, 16 दूनी 32, ठीक है ना। तो ये आप लोग निकाल के हमको कमेंट कर दीजिएगा। और एक आध दे देते हैं, तीसरा चौथा नंबर हो गया हमारा NH3 का, बताओ कितना होगा। 5वां नंबर दे देते हैं, इसका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और किसका बनाइएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल HCl का, बताओ कितना होगा। अगला बताइएगा 6ठा नंबर NaCl का, बताओ कितना होगा, ठीक है ना। ये Cl है। ये परमाणु द्रव्यमान आप अपने से निकाल लीजिए, आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान सीख लिए हैं, अब थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट के पास। ये चीज समझे ना, बस देखना है कितना पीस है उसको इसके द्रव्यमान से गुना कर देना है। अब द्रव्यमान तो भैया याद रखना पड़ेगा आपको। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, लिखे है ना, हाँ सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का लगभग 24 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना याद रख लो, इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतना याद रख लो आप। बाकी ये सब निकाल के हमको कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा था क्या सर, मोल कॉन्सेप्ट, वो है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो है जो है, मोल का कॉन्सेप्ट है। चलिए तो इसको हटा के स्टार्ट किया जाए। मोल कॉन्सेप्ट हलवा है, देखो ना कैसे बनाओगे आप लोग। तो आगे हमारा प्यारा सा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, बहुत मज़ेदार सा चीज़ है, ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट है क्या, उससे पहले समझने से पहले, मोल क्या है उससे समझने से पहले आप एक चीज़ बताओ, आपने कभी मार्केट में केला खरीदा है? हाँ सर खरीदा है। क्या कहते हो मार्केट वालों को, भैया जी हमको
2 किलो केला दे दो। नहीं सर जी, ऐसा तो नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? कहते हैं सर जी तो नहीं कहते उसको। दुकानदार जी हमको दे दीजिए केला। कितना भैया? तो 1 दर्जन केला दीजिए। उसका मतलब वो कितना केला देता है? 12 केला देता है। जैसे कि आपको पता है दर्जन मतलब 12 होता है। आप बोलते हैं 2 जोड़ा, है ना, 2 जोड़ा पेन दे दीजिए, तो कितना देता है जी? जोड़ा पेन मतलब 2 गो दे देता है। 2 जोड़ा मांगिएगा 4 गो दे देगा। यानी 1 दर्जन बराबर कितना? 12 होता है। 1 जोड़ा बराबर कितना? 2 होता है। इसी तरह से आप इसका आप हमेशा जानते हैं। आपको कहेगा कि अच्छा हमको शर्ट लेना, बोलेगा जाके हमको 1 दर्जन शर्ट दे दीजिए, वो 12 शर्ट दे देगा। 1 दर्जन कॉपी दे दीजिए, 12 कॉपी दे देगा। बस चूड़ी लेने जाती है मम्मी लोग, 1 दर्जन चूड़ी दे दीजिए, 12 चूड़ी देता है। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये ना दर्जन एक नंबर है। दर्जन एक नंबर है जो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे दर्जन बोलेंगे वो 12 आ जाएगा। अब मार्केट जाओगे, बोलना भैया जी हमको 1 जोड़ा अगरबत्ती दे दीजिए, तो 2 को अगरबत्ती देगा, पढ़ा लिखा होगा तो। जोड़ा मतलब 2 होता है। हमारे शरीर में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है बताओ? याद है यदि तो? हाँ गुड, 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र। 1 जोड़े में 2 पीस, है ना। तो ये हमको पता है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट भी पता है। ये जो मोल होता है ना, एक मोल जो होता है सेम टू सेम ऐसा ही होता है। एक मोल का भी एक वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। अब 2 भी आते रह जाता है, तब क्या करें, उसको हम 23 कर दिए हैं। अब या फिर इसको अप्रोक्स ऐसा भी याद रख सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक वैल्यू है। ये क्या? एक वैल्यू है। आपको कभी भी बताया जाएगा कि बताओ 1 मोल कितना होगा। जैसे आप बताते हैं 1 दर्जन कितना होगा, तो 12। 1 जोड़ा कितना होगा, तो 2। उसी तरह से आपको जब भी पूछा जाएगा कि 1 मोल कितना होगा, तो आप इतना बताना। बोले सर जी वो प्यारा प्यारा सा, इसको कैसे याद रखेंगे? अब भैया केला तो है नहीं, केमिस्ट्री है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कर लो, ठीक है ना। तो आप बता देना 1 मोल का वैल्यू 6.023 गुना 10⁻23। कितना मज़ेदार तो है, 2 3 2 3। ट्रिक से भी याद हो जाएगा। ये चीज़ होता है मोल। अब आप जाके कहिएगा कि भैया जी हमको 1 मोल, ध्यान से सुनना, 1 मोल केला दे दीजिए, तो लोग कितना केला देगा आपको? वेरी गुड, 6.023 इंटू 10⁻23 केला। क्या मज़ा आ गया सर, कौन देगा इतना केला हमको? किसके पास होगा 1 मोल केला? मोल के बारे में थोड़ा जादुई बात बताएं क्या? मोल को यदि कंचा माना जाए ना, एक बोला जाए कि हमारे पास 1 मोल कंचा है, कंचा गुल्ली जिसको कहते हैं। अब बताते हैं इतना होगा 1 मोल। इसको जानते हैं, इस वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? इस वैल्यू, जैसे आप जानते हैं मिलियन होता है ना, हेक्सिलियन कहते हैं इसको। इसका वैल्यू इतना खतरनाक है, हम बताते हैं। जैसे कंचा है ना, पृथ्वी को पूरा खाली कर दो, पृथ्वी इतना बड़ा एक डिब्बा ले लो, उसमें कंचा भर दो। पूरे पृथ्वी पे जितना कंचा आएगा ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरे पृथ्वी पे भरने पे जितना, पृथ्वी इतना बड़ा एक डिब्बा हो, उसमें कंचा भरा जाएगा ना, तो लगभग वैज्ञानिकों का मानना है इतना कंचा भरा जाएगा। मतलब सर इतना ज़्यादा वैल्यू है, ये इतना ज़्यादा वैल्यू है कि आपको कह देगा कि 1 मोल, ध्यान से सुनिए, 1 मोल नमक में कै गो है पीस, गिनने बोलिए दुनिया को, तो हमारी दुनिया में जितनी जनसंख्या है सबको मिलकर भी जिंदगी भर में भी नहीं गिन पाएंगे। सर इतनी सा वैल्यू, इतना ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा वैल्यू है। एक जादुई करिश्मा इसका और बताते हैं। आप लोगों ने 2 रुपये वाला बिस्किट तो ज़रूर खाया होगा, है ना, चाय के साथ जो गोल सा बिस्किट आता है इस टाइप का, खाया है ना। यदि उस बिस्किट को एक बिस्किट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके सजाया जाए और बोला 1 मोल बिस्कुट को सजा दिए हैं हम, तो जानते हैं ये लंबाई कितना होगा? होश उड़ जाएगा आपका। ये पृथ्वी यहाँ है अपना, सूर्य यहाँ है। पृथ्वी से सूर्य के बीच का दूरी जानते हैं कितना है आप लोग? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। पृथ्वी से लेके सूर्य के बीच का दूरी है, या फिर आप लोग 1.5 भी रख लीजिएगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना दूरी है। लेकिन यदि आप 1 मोल बिस्कुट को एक के ऊपर एक सजा दिए हैं, तो जानते हैं कितना तैयार होगा? इसका ना आप 200 बार चक्कर लगाइएगा,
200 बार चक्कर। मतलब पृथ्वी पर से यदि बिस्किट सजाना शुरू करिए तो एक पुल बन के तैयार होगा। कहाँ तक का? सूर्य तक का। और वो पुल कै बार दोहराएगा? 200 बार। इस मोल का पावर इतना है। सोच सकते हैं कि मोल यदि छोटा कंचा हो, छोटा बोलेंगे एक मोल मेरे पास कंचा है तो आपके पूरे पृथ्वी में कितना कंचा अटेगा? इतना में पूरा पृथ्वी भर जाएगा। तो ये पावर है इस मोल का। तो बोलिएगा सर तब दुनिया में मोल गिनता कैसे होगा लोग? मोल रखता कहाँ होगा? देख लेते हैं केमिस्ट्री में लिखा होता है 1 मोल मतलब 20 मोल पानी, 20 मोल जल। सर कैसे तब इतना रखता होगा? पृथ्वी से बाहर तब रखना पड़ता होगा? नहीं, यही तो जादू है यहाँ का। हमारा जो एटम सब होता है ना, बहुत ही छोटे लेवल पे होता है। इतना छोटे लेवल पे होता है, इतना छोटे लेवल पे होता है, इतना छोटे लेवल पे होता है कि हम इसको आसानी से इस रूप में लिख सकते हैं। गिनना संभव था नहीं, इसीलिए मोल में लिखेंगे। अब जैसे आपको मैंने बताया 1 मोल केला इतना, 1 मोल चप्पल बराबर कितना चप्पल? तो इतना चप्पल। 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितना? तो इतना हाइड्रोजन। 1 मोल जल बराबर कितना जल? तो इतना जल। इसी तरीके से अब चीज़ों को आप यहाँ समझिएगा। हम बोलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर क्या ऑक्सीजन होगा? तो 1 मोल यदि ऑक्सीजन परमाणु बोल रहे हैं तो यहाँ भी लिख दीजिए 1 मोल का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। क्या चीज़? ऑक्सीजन परमाणु। समझे बात? लेकिन यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन का अणु, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अणु लिखे तो बाद में अणु लिख देंगे, O2। यहाँ पे अणु लिखे तो यहाँ पे लिख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का अणु। परमाणु बोलेंगे तो परमाणु लिखेंगे। समझ रहे हैं ना बात? आपको कहेगा 1 मोल जल, तो आप क्या कहोगे? 1 मोल जल का मान कितना होगा? 1 मोल जल का मान कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 जल। इस चीज़ को समझे, यही होता है मोल। यानी मोल जो है एक नंबर है, परमाणु का एक भंडार है। ठीक है ना? जो किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना? ये चीज़ परमाणु मोल निकालने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। जब भी किसी को मोल निकालना बोलेगा तो इससे चुपचाप उस चीज़ को गुना कर देंगे। अब आपको बोला जाएगा, जैसे देखिए मैं इस बार बोर्ड खाली करके कुछ क्वेश्चन आपको बनवाता हूँ। इस चीज़ को आप समझे। आपको कोई पूछेगा मोल क्या बताओ, तो बोला मोल ना भैया एक डिजिट है जिसका वैल्यू इतना होता है। और इस डिजिट के बारे में एक एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसका वैल्यू। इसीलिए इस यूनिट को हम लोग एवोगाड्रो स्थिरांक, एवोगाड्रो नियतांक भी बोला जाता है। एवोगाड्रो संख्या, आपको ये बहुत बार एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाए। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है? बता दें, इतना होता है। 1 मोल का जितना वैल्यू होता है। ये हुआ। अब आपको इसी में बोलेगा अच्छा बताओ 1 मोल H2O का वैल्यू। 1 मोल H2O, यही तो है H2O का वैल्यू इतना H2O। अब बोलेगा आधा मोल H2O का वैल्यू कितना होगा? तो आधा H2O। मतलब समझ रहे हैं ना? इसी तरह से निकालेंगे इस चीज़ को। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन अच्छा सा दिखाता हूँ। चीज़ों को समझिएगा। इन चीज़ों को आप नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा फ्यूचर में। अब ऐसे सोचने लगे सर भारी लग रहा है, ये भारी कुछ नहीं। आप वीडियो फिर से देखना, थोड़ा बैक करके देख लो इस चीज़ को। आप फिर से यहाँ पे समझिए। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ। यदि आपको बोला जाए यहाँ देखिएगा 1 मोल H2O बराबर कितना H2O, तो आप बोलोगे 6.023 इंटू 10⁻23 H2O। या फिर इसी को बोल सकते हो H2O का कितना ग्राम होता है? 18 ग्राम। तो बोल सकते हो 18 ग्राम H2O। समझ रहे हैं ना? यानी ये जो 1 मोल होता है ना, इसके एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जैसे कि या मॉलिक्यूलर मास कह दीजिए, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। जैसे बोलेगा 1 मोल सल्फर है ना, सल्फर जिसका सिंबल क्या होता है? S में कितना मोल होगा? बराबर हो जाए 6.023 इंटू 10⁻23 सल्फर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम सल्फर। समझे? अब इसी पे आपको क्वेश्चन देगा, प्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहेगा कि बताओ 2 मोल H2O का द्रव्यमान यहाँ लिखते हैं, द्रव्यमान कितना होगा?
2 मोल H2O का द्रव्यमान। हमको पता है 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है। देखो 1 मोल H2O का द्रव्यमान इतना 18 ग्राम होता है। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बताओ तो। 2 मोल H2O का हो जाएगा 18 दूनी 36 ग्राम। बात खत्म। तो यहाँ पे मोल हमको हेल्प करता है। आपको इसी में बताया जाएगा कि अच्छा बताओ, ध्यान से देखिएगा, 12.06 गुना 10 पर पावर 23 मोल जल में कितना अणु होगा, कितना अणु होगा। अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं, बस इसका दिमाग लगाएंगे। हमको पता है कि 1 मोल है ना, 1 मोल H2O में कितना होता है, हमारा होता है 6.023 इंटू 10⁻23 H2O होता है ना। क्योंकि 1 मोल में इतना होता है तो कह रहा है 12 दशमलव इतना मोल में कितना, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 बराबर 1 मोल है ना, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O है ना। तो कहेगा ये जो है इतना में कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 6 दशमलव इतना है, तो 2 का वैल्यू इतना नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अणु क्या हो जाएगा, अणु हमारा हो जाएगा, इसको डिवाइड करते 12.06 गुना 10 पर पावर 23 से 6.023 या फिर 2 ही रहने दीजिए, 3 का जरूर नहीं, 2 गुना 10 पर पावर 23, 10 पर पावर 23 से 23 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, इससे तो ये कट गया है ना 2 बार में, 6 दूनी 12 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 अणु आ गया। समझ गए ना। इस चीज़ से आप अणु भी निकालना सीख सकते हैं। तो ये था हमारा प्यारा सा मूल कॉन्सेप्ट, और इसका उपयोग देखना है। और कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर जिसमें और मज़ा आएगा, उस चैप्टर में आप लोग सीखिएगा आयंस के बारे में, कहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ है, कैसे कैसे खोज हुआ है, किन वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए हाँ लाइक कर दो, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।